नमस्ते दोस्तों। आज हम पद्मश्री डॉक्टर सतीश चंद्र काला जी की पुस्तक मोहनजोदारो तथा सिंधु सभ्यता की एक झलक लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारे देश के प्राग ऐतिहासिक इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, मोहनजोदारो तथा सिंधु सभ्यता डॉक्टर सतीश चंद्र काला 1985 में उनको पद्मश्री की उपाधि भी प्राप्त हुई है। इलाहाबाद म्यूज़ियम भी कि बहुत साल तक वो डायरेक्टर रहे। उनका पहला ही श्लोक मेरे को बड़ा आकर्षित करता है। कस्येकांत सुखमुपनत दुख मेकांतः च निज गर्गे छन्त्युपरीच दशा चक्रने में मिक्रेण। सुख दुख किसी के भी सदा एक से नहीं रहते। परिवर्तन विश्व का नियम है। रथ के पहियों की तरह संसार की दशा पर नीचे घूमती रहती है। बड़ी अच्छी तरह से डॉक्टर काला ने इसको प्रारंभ करा है और हम उनकी पुस्तक में जाकर देखते हैं तो वो बड़े अच्छी तरह से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये इसके अध्याय हैं। आज हम इसको करीब 3 पार्ट्स में इसकी विवेचना करेंगे। ये मैप है जिस एरिया की वो बात करते हैं। मोहनजोदारो तथा सिंधु सभ्यता प्रथम अध्याय, सिंधु प्रांत। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 1900 में भारत के भूतपूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक सभा में भाषण देते हुए कहा था, असीरिया, मिस्र तथा यूरोप के कुछ भाग्यनिवेशों के साथ तुलना करने पर अधिकतर भारतीय भग्नावशेष अधिक प्राचीन नहीं ठहरते। यह हो सकता है कि मेरी धारणा संदेहजनक हो, किंतु मेरा विचार है कि भारत का प्राचीनतम स्मारक विभिन्न प्रकार की कला तथा शिल्प से सुसज्जित सांची का स्तूप है। यानी उससे पहले का इतिहास कर्जन नहीं मानते हैं, जिसकी वेदिका का निर्माण ईसाई पूर्व 3वीं शताब्दी के लगभग हुआ। उस समय चाल्डिया के राजमहल, मिस्र की पिरामिड वर्ष प्राचीन हो चुके थे। भारत में एथेंस के पैराथियन के कोई नहीं है। यानी द बेसिक आइडिया ब्रिटिश का था कि वो उसको ज़्यादा प्रागैतिहासिक हमारे सिविलाइजेशन को नहीं मानते थे। लेकिन फिर डॉक्टर काला लिखते हैं कि सन 1922 में भारतीय पुरातत्व विभाग के एक महत्वपूर्ण कार्य कर डाला। इस साल प्रागैतिहासिक युग की जो वस्तुएं मोहनजोदारो में मिली, उन्होंने भारत के अंधकारमय युग पर नवीन प्रकाश डाल दिया। यदि आज कर्जन होते तो वो भी प्रसन्न होते और गौरवान्वित महसूस करते। उन्होंने ये गत 40 वर्षों में मीठा, पाटलिपुत्र, वरुशीला, वैशाली, सारनाथ सहित महेत, लौरिया, नंदनगन, पहाड़पुर, राजगृह, नालंदा आदि प्राचीन स्थानों में पुरातत्व विभाग ने विशद खुदाई की है। प्रसन्नता की बात यह है कि इन स्थानों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर भारत का बहुत कुछ इतिहास ज्ञात हो पाया है। इसी इतिहास की बात आगे करते हैं। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ये कहते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि इतिहास के में उदासीन रहते थे। प्राचीन काल में इतिहास की महत्ता जानते हुए भी ऋषि मुनि भूत को भूलना चाहते थे। वे सर्वथा वर्तमानवादी थे, किंतु उन्होंने इतिहास को स्थायी रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यदि उन्होंने हेरोडोटस या टेसिटस की तरह ऐतिहासिक राजवंशावली तथा घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध कर छोड़ा होता तो आज हमें भारत की अनेक विडंबनाओं के लिए अंधेरे में स्वयं भटकना नहीं पड़ता। यानी हम अगर छंदोग्य या उपनिषद में भी देखें तो इतिहास से ऊपर वो वेद को मानते हैं। इसीलिए शायद हमारे यहाँ हिस्ट्री एज अ फैशन, एज अ एरिया ऑफ स्टडी कभी नहीं रहा है। इसके बाद जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट ये है कि मजूमदार ने सिंधु प्रांत के विभिन्न स्थानों में दौरा किया। उन्होंने किरथर पहाड़ियों के समानांतर अनेक प्रागैतिहासिक स्थानों का निरीक्षण किया तथा अनुसार हैदराबाद सिंधु प्रांत से लेकर जैकोबाबाद तक प्राचीन उपनिवेशों नगरों की एक पंक्ति। 1939 में फिर मजूमदार आए, नियुक्त किए गए, किंतु खेद है उन्हें कुछ डाकुओं ने दादू नामक स्थान में मार डाला। उनकी मृत्यु से भारत का एक प्रगाढ़ पुरातत्व पंडित खो गया था। तो एक जो हमारी
प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को जो झटका लगा है वो इससे भी लगा कि अचानक उनकी डेथ हो गई मजूमदार जी की। एक और जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, सिंधु प्रांत से बाहर से आने के अनेक रास्ते थे, वहाँ पर अवश्य बाहरी जातियाँ आकर बसी होंगी। हड़प्पा में तो अवश्य ही कुछ जातियाँ बाहर से आकर बसी। मोहनजोदाड़ो की आयु सर जॉन मार्शल 500 वर्ष तथा 300 मानते हैं, किंतु सभ्यता हमारे सम्मुख परिपक्व रूप में आती है। इसका जन्म तो ना जाने किस युग में हो गया था। सर जॉन मार्शल की धारणा है कि मोहनजोदाड़ो में कोई विशेष जाति नहीं रहती थी, भिन्न भिन्न जातियों के लोगों से बाहर से आकर अपनी अपनी रीति तथा रस्मों का प्रचार किया होगा। भारतीय, सुमेरु, द्रविड़, प्रगाढ़ द्रविड़ तथा मंगोलियन संस्कृति से एक सार्वजनिक सभ्यता का निर्माण किया होगा, किंतु बाहरी तत्वों के होते हुए भी सिंधु सभ्यता का विशिष्ट व्यक्तित्व था। ये विशिष्ट व्यक्तित्व ही आगे चलकर इस इतिहास को काफ़ी आगे हमें बताएगा। ये कुछ हमें सील्स वो मिली हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तरह से जर्नी है ये। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जरूर अवश्य पढ़ें। एक जगह वो खिलौने का वो करते हैं कि कई तरह के खिलौने मिले। एक हाथी है जिसको दबाने से विचित्र शब्द निकलता है, एक पशु है ऐसा है जिसके सींग तथा सिर के भेड़ की तरह हैं किंतु शरीर तथा पूंछ चिड़ियों जैसी है। इससे अलग अलग सीटियाँ मिली इन्हें, नाशपाती की तरह मिले, गोंगे से बने कई मॉडल मिले, यानी कई तरह से एक गाड़ीवान मिला, यानी कई तरह का बच्चों के लिए गुलैल मिली, शिकार के लिए ये पसंद थे। लेकिन हमें जो चीज़ नहीं मिली है वो है किसी भी तरह का कोई वो उनके पास गेम्स थे, चौपड़, पासा, शतरंज भी शायद लोग खेलते थे। पासे की तरह कुछ गुट्टियाँ थी, वो 1 2 3 संख्या अंकित है। कुछ गोटों में चारों और ऊपर जान रेखाएं भी अंकित हैं। वर्तुकुलार हैं, मिट्टी, फ्यांस आदि की है। चौकोर तख्तियों पर खेलते थे, यानी हमें खेल की चीज़ें मिली हैं बहुत, लेकिन हमें कहीं कोई अस्त्र नहीं मिला है। अगर तलवार भी मिली है तो बड़ी खुंडी सी मिली है, उसको कोई पैनी तलवार नहीं है। यानी ये लोग बड़े उदारवादी लोग थे, आराम पसंद लोग थे। इनके पास कोई एक तरह की आर्मी का सिस्टम नहीं था और शायद इसी वजह से इनको आसपास की किरथर माउंटेन्स या बलूच से आए लोगों ने इनको दबा दिया होगा। ऋग वेद युग में मूर्ति पूजा नहीं थी, यद्यपि अनेक विद्वानों ने वैदिक युग में मूर्ति पूजा का अस्तित्व बताया। हवन और यज्ञों से संबंध रखने वाले विशुद्ध मंत्रों से केवल एक मंत्र ही मूर्ति पूजा का संकेत मिलता है। भारतीय मूर्तिकला मोहनजोदाड़ो के बाद न जाने किन परिस्थितियों में रही होगी। श्री दीक्षित का अनुमान है लोप होने के कई कमजोरियां थी। जैसे तो सभ्य समाज का नगर बर्बरबाजों के पारों में नहीं बच सका, किंतु जब स्व रक्षा की कोई समाज या नगर ध्यान न दे तो शत्रुओं के सम्मुख उसका पुतलियों की तरह उड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। सिंधु प्रांत निवासी किसी भी प्रकार के युद्ध के योग्य नहीं थे और इसलिए वे शीघ्र ही मजबूत तथा पहाड़ी जातियों के द्वारा दबा दिए गए। एक और हार के कारण का था कि वे आराम तलब और बेफिक्री का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें भोजन आदि की कोई चिंता नहीं थी और जीवन की अनेक सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो रही थी। वे बड़े आराम का जीवन बिताते थे। जब शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया हो तो वे किसी प्रकार उनके साथ नहीं लड़ सके। तो ये पहला अध्याय हमारा आज खत्म होता है।